हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैडनेस लोडेड पर। आज हम पढ़ेंगे पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या कहता है। जो पार्ट थर्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी हैं, कुछ नॉर्मल हैं, कुछ मतलब ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं। तो आज हम आर्टिकल 12 पढ़ेंगे। एक बार देख लेते हैं आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 में है क्या क्या। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ स्टेट आर्टिकल 12 में, देन लॉ इनकन्सिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 13, देन राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18 तक है, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 तक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक है, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 से लेकर 30, राइट टू प्रॉपर्टी था हमारा एक फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 31 था, बट ये रिमूव कर दिया गया था 44th अमेंडमेंट के द्वारा। फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है आर्टिकल 32, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन द एप्लीकेशन एक्ट आर्टिकल 33, restrictions on rights conferred by this part while martial law is in force in any area article 34, legislation to give effect to the provision of this part article 35। तो ये पार्ट थर्ड है पूरा। इसमें पार्ट थर्ड में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है। जो ये तीन आर्टिकल है, आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 एंड आर्टिकल 35, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं अपनी, ये पेपर में ज़्यादा पूछे भी नहीं जाते हैं। ये आर्टिकल थोड़े इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 32 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में बताया गया है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ये क्या कहता है? डेफिनेशन इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। स्टेट में क्या क्या हुआ? गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स। हर एक स्टेट की जो भी गवर्नमेंट होगी और लेजिस्लेचर होगी वो स्टेट में इन्वॉल्व किया जाएगा। एंड all local or other authorities within the territory of India or under the control of the government of India। या वो लोकल और अदर अथॉरिटीज़ भी जो इंडिया की टेरिटरी में है या जो कुछ भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है, कंट्रोल में, तो वो स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा। इन सिंपल वर्ड्स, स्टेट इंक्लूड्स एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन एंड स्टेट। मतलब इस जो डेफिनेशन है इसमें हमने थोड़ा सा मतलब इसमें जो भी उसका जिस्ट निकाल दिया हमने कि ये पार्ट उसमें बताए गए हैं। सबसे पहले है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन एंड द स्टेट, फिर है ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में क्या क्या आता है? पहले देखते हैं लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में है, यूनियन लेजिस्लेचर में है प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड स्टेट लेजिस्लेचर में है गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव में देखते हैं। एग्जीक्यूटिव में है यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर, एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द चीफ मिनिस्टर्स। फिर इसमें अथॉरिटीज़ में क्या क्या आता है? अथॉरिटीज़ में हमने अभी पढ़ा लोकल एंड अदर अथॉरिटीज़। अथॉरिटीज़ का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी मीन्स द पावर टू मेक लॉज, ऑर्डर्स, रेगुलेशंस, बाय लॉज, नोटिफिकेशन एक्सेट्रा विच हैव द फोर्स ऑफ लॉ एंड पावर टू एनफोर्स दोज लॉज। मतलब अथॉरिटी वो पावर होती है जिसके पास मतलब जिससे लॉ बनते हैं, ऑर्डर बनते हैं, रेगुलेशंस, बाय लॉज, नोटिफिकेशन एक्सेट्रा बनती है, जिसमें लॉ का पावर होता है या और उन्हें एनफोर्स करने के लिए भी पावर होता है। फिर लोकल अथॉरिटीज की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 3 सब क्लॉज 31 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 में। इसमें बताया गया है लोकल अथॉरिटी शैल मीन अ म्युनिसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बॉडी ऑफ कमिश्नर और अदर अथॉरिटी लीगली एंटाइटल्ड टू और entrusted by the government within the control or management of a municipal or local fund। अब इसमें लोकल अथॉरिटीज़ की तो डेफिनेशन एकदम इजी बता दी है, मतलब ये क्लॉजेस एक्ट में दे रखी थी। बट अब इसमें सेकंड चीज़ आती है अदर अथॉरिटीज़। अदर अथॉरिटी इसमें कुछ भी कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, ना तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, ना किसी और एक्ट में बताया गया है कि अदर अथॉरिटीज़ होती क्या क्या है। तो इसमें हम केसेस पढ़ेंगे, उन केसेस के आधार पर हम बताएंगे कि क्या क्या अदर अथॉरिटीज़ में मतलब मैनेज किया, मतलब उसमें क्या क्या आता है। सबसे पहला केस है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से शांताबाई 1954 का केस है ये।
The Madras High Court held that other authority must be constituted adjustum generis with government or legislature, and so constitute can only mean authorities exercising governmental functions. इसमें जो मेन चीज बताई गई थी वो क्या था? adjustum generis. इसका मतलब होता है of the same kind. Then it cannot include persons, natural or juristic such as a university unless it is maintained by the state. मतलब अदर अथॉरिटीज में स्टेट को शामिल नहीं किया जाए, यूनिवर्सिटी को शामिल नहीं किया जाएगा जब तक कि ये जो यूनिवर्सिटी है वो स्टेट के द्वारा मेंटेन नहीं की जाएगी. इसके बाद अगला केस है उज्जैन भाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. द court rejected the restrictive interpretation of the expression other authorities and held that the adjustum generis rule could not be resorted to in interpreting this expression. इस केस में कोर्ट ने adjustum generis का जो रूल दिया था इससे पहले वाले केस में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से शांताबाई में, उसे रिजेक्ट कर दिया. The bodies named under Article 12 have no common genus running through them and they cannot be placed in one single category on any rational basis. इसमें ये बात कही गई इस केस में उज्जैन भाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में. फिर इसके बाद एक और केस आया राजस्थान इलेक्ट्रिकल बोर्ड वर्सेस मोहनलाल 1967 का केस. इसमें क्या कहा गया? ऑल बॉडीज क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट ऑन विच पावर्स आर कन्फर्ड टू कैरी आउट गवर्नमेंटल और क्वासी गवर्नमेंटल फंक्शंस. ऑन दिस इंटरप्रिटेशन द एक्सप्रेशन अदर अथॉरिटीज will include Rajasthan Electricity Board, Cochin Devasam Board, Cooperative Society and the Chief Justice of a High Court. इस केस में बताया गया कि जो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, कोचिन देवासम बोर्ड है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट है, ये स्टेट में शामिल मतलब अदर अथॉरिटीज में शामिल किया जाएगा. देन एक और ये एक जस्ट अ पॉइंट है कि पटना यूनिवर्सिटी एक स्टेट है. अब इसके बाद अगला केस देखते हैं. सुखदेव वर्सेस भगत राम 1975 का केस है. इसमें 4-1 की मेजॉरिटी से ये केस डिसाइड हुआ था और इसमें जो जज थे वो थे अलागिरी स्वामी जी. इसमें क्या कहा गया था? LIC, IFC मतलब इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन वर हेल्ड टू बी स्टेट बिकॉज दे वर परफॉर्मिंग वेरी क्लोज टू गवर्नमेंटल एंड सॉवरेन फंक्शंस. इसमें केस में ये कहा गया कि जो LIC है, IFC है एंड ONGC है ये स्टेट में शामिल किया गया है. फिर इसके बाद केस आया सबजीत तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1975 का ये केस है. इसमें क्या कहा गया? इसमें ये कहा गया था कि CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च को इसमें स्टेट नहीं माना गया था, बट द हिंदुस्तान टाइम्स अप्रैल 2002 में ये बताया गया कि CSIR एक स्टेट है. अब इसमें क्या था? इसमें पहले तो ये कह दिया गया था कि द CSIR was created by the government of India to promote industrial research in India, with the majority of its members being nominated by the central government and most of its financial requirements supplied by the government. But the society does not have a statutory character like the ONGC, LIC और IFC. इसमें पहले ये कहा गया था कि ये जबकि जो CSIR है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है. इसमें जो नॉमिनेटेड सदस्य है वो भी नॉमिनेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है, बट जो इसका जो स्थापना हुई थी वो किसी एक्ट के तहत नहीं हुई थी, इसलिए ये स्टेट नहीं माना गया था. बट हिंदुस्तान टाइम्स अप्रैल 2002 में CSIR को स्टेट मान लिया गया था. फिर इसके बाद ये एक इम्पोर्टेंट केस है RD शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी 1979 का केस है. इसमें कुछ गाइडलाइंस दी गई. उस कोर्ट ने कहा कि इन गाइडलाइंस को एक टेस्ट की तरह माना जा सकता है कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए कि वो इसे एक स्टेट है या नहीं है. इट वॉज हेल्ड दैट इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी विच हैड बीन क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट वॉज द स्टेट विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12. वट इज द टेस्ट वेदर अ बॉडी इज एन एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटेलिटी. द कोर्ट लेट डाउन द फॉलोइंग रूल्स. कोर्ट ने ये फॉलोइंग कुछ रूल्स बताए इसके बारे में. द एंटायर शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट. सबसे पहले तो जो भी उसमें कैपिटल लगेगा वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाना चाहिए. फिर where the financial assistance of the state is so much as to meet almost entire expenditure of the corporation. जहाँ पर जो मदद दी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा वो इतनी है कि जो गवर्नमेंट जो भी कॉरपोरेशन का जो भी खर्चा है वो उसी के माध्यम से निकल जाता है. फिर इसके बाद डीप एंड परवेसिव कंट्रोल होना चाहिए स्टेट का.
फिर द फंक्शंस ऑफ द कॉर्पोरेशन आर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड क्लोजली रिलेटेड टू गवर्नमेंटल फंक्शंस। जो भी फंक्शंस होंगे कॉर्पोरेशन के वो पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए होने चाहिए और गवर्नमेंट फंक्शन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होने चाहिए। फिर फिफ्थ पॉइंट था डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ट्रांसफर टू अ कॉर्पोरेशन। एक डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का होगा वो कॉर्पोरेशन में ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए। इंजॉयज मोनोपोली स्टेटस विच स्टेट कन्फर्ड और इज प्रोटेक्टेड बाय इट। और जो कॉर्पोरेशन होगा वो मोनोपोली स्टेटस को कैरी करेगा। ये रूल्स सिर्फ एक टेस्ट की तरह बताए गए थे, ये नहीं कहा गया था कि ये बिल्कुल ही इन गाइडलाइंस के द्वारा ही बता दिया जाएगा, ये सिर्फ एक टेस्ट है। फिर इसके बाद केस आया सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1980। A public authority is a body that performs public functions and which performs duties and carries out its transactions for the benefit of the state. Indian Petroleum C Corporation मतलब Indian IPC for those reasons was held to be state. इसमें इंडियन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को स्टेट मान लिया गया था। इसके बाद है अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब 1981 का केस। Court approved of the test laid down in R.D. Shetty case and on the basis of the test laid that रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज श्रीनगर इज अ स्टेट अंडर अदर अथॉरिटीज। इसमें जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था श्रीनगर को स्टेट मान लिया गया था। इसके बाद केस आता है कोर्ट एडेड दैट द टेस्ट लेड डाउन इन आर डी शेट्टी आर नॉट कंक्लूसिव बट आर मेयरली इंडिकेशन विच हैव टू बी यूज विथ केयर एंड क्वेश्चन। यही बताया गया कि ये सिर्फ एक टेस्ट है जो बताता है, मतलब सिर्फ एक इंडिकेशन देता है कि ये स्टेट हो सकता है या नहीं हो सकता है। फिर इसके बाद किस है चंद्रमोहन खन्ना वर्सेस एनसीईआरटी 1992। इसमें एनसीईआरटी की बात की गई तो इसमें एनसीईआरटी का ही बताया गया होगा कि स्टेट है या नहीं। एनसीईआरटी वाज हेल्ड टू नॉट टू बी state because NCERT was largely an autonomous body and the activities of NCERT were not wholly related to governmental functions. NCERT को स्टेट नहीं माना गया। इसके बाद केस है प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी 2002 का केस है ये। 7-judge bench held that the ultimate test in determining whether an entity would be an instrumentality of the state would be whether functionally, financially and administratively the body was under the deep and pervasive control of the state. इसमें स्टेट का बहुत ज़्यादा उसमें कंट्रोल होना चाहिए तभी स्टेट होगा। देन लास्ट केस है ये आज का 11 नंबर जी टेलीफिल्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 का केस है ये। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI इज नॉट स्टेट। इसमें BCCI को स्टेट नहीं माना गया था। इसमें ये एक टेबल देख लेते हैं, ये यही है जो आज हमने केस पढ़े, उसमें मैंने थोड़ा सा कंक्लूजन करके लिख रखा है। सबसे पहले केस था हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से शांताबाई 1954 का केस था। इसमें क्या माना गया था, अदर अथॉरिटी मस्ट बी कंस्टिट्यूट एडजस्टम जेनरस विद गवर्नमेंट। फिर इसके बाद उज्जम भाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1961 का केस, रिजेक्टेड एडजस्टम जेनरस। फिर राजस्थान इलेक्ट्रिकल बोर्ड वर्सेस मोहनलाल 1967, ऑल बॉडीज क्रिएटेड बाय अ स्टैट्यूट। फिर सुखदेव वर्सेस भगत राम 1975, LIC, ONGC, IFC वर हेल्ड टू बी अ स्टेट। इसके बाद सब्जीत तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1975, CSIR इज नॉट अ स्टेट। इसके बाद R.D. शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी 1979, IAA was held state, also a list was given। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी IAA का मतलब है। फिर सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का केस था। IPC मतलब इंडियन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन was held to be a state। इसके बाद अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब 1981 का केस, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज श्रीनगर held to be a state। इसके बाद चंद्रमोहन खन्ना वर्सेस NCERT 1992 का केस, NCERT इज नॉट अ स्टेट। देन जी टेलीफिल्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया BCCI इज नॉट अ स्टेट। इसमें ये बताया गया। इसमें एक पूरी टेबल है ये। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा आर्टिकल 12 स्टेट की डेफिनेशन जो बताता है, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला ही पार्ट है ये। तो सबसे पहला आर्टिकल है ये आर्टिकल 12 स्टेट की डेफिनेशन में। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।